ऐसा लगता है जैसे कि आज क्वेश्चन आवर या यूं कहें कि प्रश्नकाल बड़े पैमाने पर कर्नाटक में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा कर्नाटक में? कल शाम 4 बजे तक स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 24 घंटे से भी कम वक्त के भीतर अब मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, अन्यथा उनकी कुर्सी तो जाएगी ही, भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी एक बड़ा बट्टा लगेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उनके पास न सिर्फ समर्थन उन तमाम विधायकों का है जो उनकी सरकार बना सकते हैं, बल्कि जो गणित है उसके आधार पर उन्हें कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन ये समर्थन किस प्रकार से उन्हें मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास है ही नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 104 विधायक हैं। बाकी के विधायक जो कि आधे के आंकड़े से ज्यादा होते हैं, यानी कि 111 का आंकड़ा, वो विधायक कहां से आएंगे और वो विधायक कैसे येदियुरप्पा की सरकार के लिए वोट करेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन देखने के लिए हमें कल शाम 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी इस ड्रामे का पर्दा फाश होगा। कर्नाटक में पिछले 4 दिन से चल रहा द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा अब क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। येदियुरप्पा क्या 2.5 दिनों के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर सदन में साबित कर देंगे अपना दम? इस सवाल से पर्दा उठाने में बस चंद घंटे बाकी हैं। लेकिन इस पूरे घमासान में अफरा तफरी के आलम को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका देश की सर्वोच्च अदालत ने निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत को 30 घंटे में तब्दील कर दिया। अब कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को शनिवार शाम 4 बजे तक साबित करना होगा कि सदन के किंग वही है। येदियुरप्पा जी के वकील ने खुद ने ये माना और कहा कि आज से कल तक येदियुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत। कर्नाटक के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर चला। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच को 2 चिट्ठियां सौंपी। रोहतगी ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत साबित करने लायक विधायक हैं और वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। कांग्रेस और जेडीएस विधायकों से समर्थन मिलेगा। कांग्रेस का पक्ष रख रहे एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि कोर्ट तय करे कि बहुमत साबित करने का मौका सबसे पहले किसे मिलना चाहिए, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को या बीजेपी को। चुनाव एक बात है, जबकि सरकार बनाने के लिए किसे बुलाया गया ये दूसरी बात है। हम सभी जानते हैं कि अल्पमत की पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है तो क्या होता है, ये लोकतंत्र के कत्ल की साजिश है। सिंघवी ने बेंच से कहा कि कांग्रेस जेडीएस बिना देर के फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। शनिवार को बहुमत परीक्षण का मुकुल रोहतगी ने विरोध किया। 1 दिन की बजाय तर्कपूर्ण मोहलत दी जाए, विधायकों की हाजिरी और वोटिंग के लिए समय मिलना चाहिए। बहुमत परीक्षण सोमवार को कराया जाए। कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को राज्य के बाहर बंद कर रखा गया है, उन्हें भी आकर वोट करना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के रिजॉर्ट प्रकरण को लेकर तंज कसा। जिन रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया है उनके मालिक शिकायत कर रहे हैं कि वे खुद अपने रिजॉर्ट में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत ने फ्लोर टेस्ट को लेकर अपना नजरिया साफ तौर पर रखा। जस्टिस सीकरी ने कहा शनिवार को फ्लोर टेस्ट ही सबसे बेहतर विकल्प है। वहीं जस्टिस बोड़े ने कहा कि आखिरकार सदन ही बहुमत के फैसले के लिए सही जगह है। और सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने शनिवार को शाम 4 बजे बहुमत साबित करने का आदेश सुनाकर देश को एक बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए येदियुरप्पा की ओर से राज्यपाल को लिखे गए पत्रों में बहुमत का दावा तो था, लेकिन समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या और उनके नाम गायब थे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बहुमत किसके पास है, इसकी एकमात्र कसौटी विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट ही हो सकता है। हालांकि येदियुरप्पा के वकील मुकुल रोहतगी ने इसके लिए सरकार को और ज्यादा वक्त दिए जाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश सुना दिया। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।
येदियुरप्पा ने जो चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी उसमें सिर्फ 104 विधायकों का जिक्र है। यानी कि ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अंकगणित में संख्या पूरी है या नहीं, कौन कौन विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के हस्ताक्षर नदारद हैं, गायब हैं। और यही बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से दाव खेला है। इसलिए यह बड़ा सवाल आपके सामने, क्या कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है? क्या कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है? अगर आपको लगता है हां, लिखिए इन स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए इन स्पेस नो। अपना एसएमएस हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN क्वेश्चन। अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और परंपरा को सबसे सर्वोच्च माना है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा या संसद के पटल पर ही यह बात स्पष्ट हो सकती है कि किस पार्टी को बहुमत है। रोज सिद्ध करना बड़ा सीधा और एक तरफा उपाय है कि आप ध्वनि मत से या फिर बैलेट के जरिए वहां तय कर लें कि किसके पास बहुमत है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि कहा कि अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फैसले का विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन कांग्रेस पर प्रहार जरूर कर रही है। कम से कम हमने माननीय राज्यपाल जी को अपना दिमाग लगाने के लिए कुछ अवसर तो दिया। उनको ये तो करना पड़ा कम से कम कि साहब हमारी चिट्ठी पे अपना दिमाग लगाएं। लेकिन येदियुरप्पा जी की चिट्ठी जो आज आई, जो 15 तारीख की है, जबकि चुनाव आयोग घोषणा कर रहा है 16 तारीख को, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि मैं बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया हूं और मैं दावा करता हूं। और फिर एक वाक्य है अंत में कि मैं दावा करता हूं कि मैं और अदर्स सरकार बनाएंगे। अब जब तक कि आइंस्टाइन और न्यूटन का कानून नहीं बदल जाए, जब तक गणित के जो मूल आधार हैं वो नहीं बदलें, तब तक येदियुरप्पा जी जादू तो कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेता बीएस येदियुरप्पा जी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते जो शपथ लेने के लिए बुलाया है, उसे अवैध घोषित कर दिया जाए, उसे आर्बिट्री घोषित कर दिया जाए, उसे इलीगल घोषित कर दिया जाए और आर्टिकल 14 जो संविधान का है उसके अंतर्गत ऐसा करना चाहिए। कौन जीता कौन हारा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप भी जान सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, क्या यह फैसला आया कि उसे अवैध घोषित किया जाए। जहां तक मैं जानता हूं, आपने दिखाया ऐसा तो नहीं हुआ है। प्रार्थना नंबर 1, प्रेयर नंबर 1 रिजेक्टेड। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को सामने लेकर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उन अंशों को ज्यादा सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके हक में है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई में काबिले तारीफ है। 24 घंटे के भीतर बहुमत सिद्ध करना होगा, अन्यथा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन येदियुरप्पा हैं कि उन्हें न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपने तमाम विधायकों पर 101% भरोसा है और इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि कल शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे और वो अपने मंत्रिमंडल के साथ आगे बढ़ेंगे। Just Shangri-La Hotel, where I am legislature party meeting. Tomorrow, we are going to get absolute majority, more than our expectation. That assurance I will give to the 6.5 crores of people of Karnataka and all our workers. Be happy tomorrow. Let them celebrate after 5 o'clock throughout the state. येदियुरप्पा की जबान आप देखें, जो आत्मविश्वास झलक रहा है, यह आत्मविश्वास बताता है कि उन्होंने अंकगणित का इंतजाम कर लिया है। यानी कि जो कम से कम 12 विधायक हैं, या तो उन्हें बैठाने की तैयारी कर ली है या फिर इतने विधायकों का इंतजाम कर लिया है कि हर कीमत पर सरकार येदियुरप्पा की ही बनेगी। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, तो ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा आ सकता है। संभव ही नहीं है। जो आज के मौजूदा अंक गणित है उसके आधार पर यह तभी संभव हो सकता है जब कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को पैसे के दम पर या किसी अन्य प्रलोभन के दम पर विधानसभा में या तो आने से रोका जाए
या उन्हें मतदान करने से रोका जाए या वो खुद गायब हो जाए। अब ये जादुई छड़ी येदियुरप्पा जी कैसे घुमाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जादुई छड़ी को कैसे घुमाकर कम से कम 12 विधायकों को गायब करेंगे, ये कह पाना हम सबों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन शायद येदियुरप्पा जी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये जरूर जानता होगा कि उनके हाथ में जादुई छड़ी है या कल शाम उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। येदियुरप्पा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शनिवार को कैसे साबित होगा बहुमत। 24 घंटे में कैसे बहुमत का जुगाड़ करेंगे येदियुरप्पा। येदियुरप्पा के लिए वक्त कम है, चुनौती बड़ी है। क्या कांग्रेस जेडीएस में सेंध लगा पाएगी बीजेपी को बहुमत के लिए 8 विधायकों की जरूरत है। क्या अपने मिशन 8 में कामयाब हो पाएंगे येदियुरप्पा? बहुमत के गणित में येदियुरप्पा के लिए एक ही उम्मीद की किरण नजर आती है, वो उनका कास्ट फैक्टर। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और कर्नाटक में उन्हें लिंगायत समुदाय का कद्दावर नेता माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक कांग्रेस के 17 विधायक लिंगायत समुदाय से आते हैं, जबकि जेडीएस के 5 विधायक लिंगायत समुदाय के हैं। कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायतों के वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। कुमारस्वामी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं और उनका सीएम बनना लिंगायत समुदाय के विधायकों को नागवार गुजर सकता है। लेकिन क्या ये विधायक बगावत का झंडा बुलंद करने का रिस्क उठाएंगे? स्थिति साफ नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा को अपनी बहुमत का पूरा भरोसा है। And I have got 100% confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. कर्नाटक की स्थिति पर गौर करें तो कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। 2 सीटों पर मतदान बाकी है, यानी कुल 222 सीटें हैं। कुमारस्वामी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, यानी उनका एक ही वोट रहेगा। यानी 221 सीटों पर बीजेपी को बहुमत साबित करना होगा। जानकारों के मुताबिक बीजेपी के लिए हालात उस वक्त मुफीद हो सकेंगे जब कांग्रेस जेडीएस के 13 विधायक गैर हाजिर हों और एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। ऐसे में सीटों की संख्या 207 रह जाएगी। 207 सीटों पर बहुमत के लिए जरूरी 103 सीटें बीजेपी के पास पहले से हैं। अगर मामला टाई होता है तब प्रोटेम स्पीकर वोटिंग करेंगे। हालात अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी को बहुमत का भरोसा है। तलखी से वो सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ लेने का प्रयास कर रहे थे और ले भी रहे थे। जजेस के ऊपर, बेंचेस के ऊपर उंगली उठा रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये श्रद्धा दिखाई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हिंदी की ये कहावत याद आती है, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक है तो गपगप करके उसको रसास्वाद लेना, और जब आपको लगे कि आप जो चाहते थे उसके विपरीत हो गया क्योंकि न्याय उसी हिसाब से था, तो उसे थू थू करके बाहर फेंक देना। दिस काइंड ऑफ सिलेक्टिविज्म will not work in favor of democracy. समय बेहद कम है और येदियुरप्पा के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। वैसे येदियुरप्पा की बेहद धार्मिक छवि रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भगवान उनकी मुराद पूरी कर पाएंगे। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। कल शाम 4 बजे तक येदियुरप्पा को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि बहुमत उनके पास है। लेकिन इससे पहले एक और विवाद शुरू हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसे लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो पहले भी स्पीकर रह चुके हैं और उनके पूर्व स्पीकर के काल में उन्होंने येदियुरप्पा के लिए जिस तरह से तमाम विधि और विधान को ताक पर रख दिया था, कोर्ट ने अपने फैसले में उस वक्त मौजूदा प्रोटेम स्पीकर की धज्जियां उड़ाई थी। आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोटेम स्पीकर चुना है, जो कि परिपाटी से भी अलग है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई चूक करना नहीं चाहती। चित्त हो या पट, सरकार बनेगी सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा की। यह है बीजेपी की सोच। कर्नाटक के सियासी महाभारत के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन विवादों का बवंडर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और जेडीएस की अपील पर फ्लोर टेस्ट का फैसला आते ही नया विवाद प्रोटेम स्पीकर को लेकर शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल ने बीजेपी के केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया। केजी बोपैया 3 बार बीजेपी के टिकट से विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने विधायक आरवी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग उठाई। कांग्रेस ने वरिष्ठता की दलील दी और कहा कि आरवी देशपांडे 8 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक राजभवन पर कायदे, कानून और परंपराओं की अनदेखी का एक और बड़ा आरोप मढ़ दिया। राज्यपाल वाजूभाई वाला ने तीसरी बार फिर संविधान का एनकाउंटर आज कर डाला।
जब उन्होंने तीसरी बार चुनकर आए विधायक केजी बोपैया जी को प्रोटर्म स्पीकर नियुक्त कर दिया। ये वही श्री केजी बोपैया जी हैं जो पहले से ही डेंटेड टेंटेड हैं। प्रोटेम स्पीकर पर एक और कानूनी जंग के बीच बीजेपी कांग्रेस के इस रवैये पर पलटवार कर रही है। यह राज्यपाल का अधिकार होता है और 2008 में जब ठाकुर साहब यहाँ राज्यपाल थे तब उन्होंने भी बोपैया जी को प्रोटेम स्पीकर किया था, तब तो कांग्रेस चुप रही। आज कैसे आपत्तिजनक हुआ, बीच में 10 साल उनका अनुभव बढ़ा, वो स्पीकर भी 3 साल रहे। हम आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। विशेष परिस्थिति में प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हैं। कर्नाटक के मामले में केजी बोपैया को यह भूमिका सौंपी गई है और वही शक्ति परीक्षण की कार्यवाही का संचालन करेंगे। अगर वोटिंग के दौरान मामला टाई होता है तो प्रोटेम स्पीकर के वोट से अंतिम फैसला होता है। 172 पेज का निर्णय लिखकर ये कहा कि किस प्रकार से ये केजी बोपैया वो व्यक्ति हैं जिनका ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना संसदीय प्रणाली में विश्वास है, और जिनको स्टिंगिंग स्ट्रिक्चर देकर उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। कर्नाटक के सियासी घमासान को दोनों ही सियासी दलों ने अपनी आन का सवाल बना लिया है। ऐसे में हर कदम पर एक नई जंग छिड़ती जा रही है। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। 2014 से लेकर आज तक लगातार ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर हर राज्य में अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। लेकिन क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? कल शाम 4 बजे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं। क्या कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका है? क्या कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए इन स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए इन स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। #NN अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। रमजान के इस महीने में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की है, और बड़ी पहल यह है कि न तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की किसी भी पोस्ट पर फायरिंग करेगा, यानी कि हम सीज फायर का उल्लंघन किसी कीमत पर नहीं करेंगे जब तक हम पर हमला ना किया जाए, और न ही हम किसी आतंकवादी को घेर कर मारेंगे जब तक कि आतंकवादी सुरक्षा बलों पर या आम लोगों पर हमला नहीं करते। हमने यह ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर की यात्रा पर और कश्मीर की यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात भी जम्मू कश्मीर को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर नीति पर कुछ खुलासा करेंगे? आखिरकार भारत सरकार कश्मीर में किस नीति का अनुसरण कर रही है? क्या हुआ उस व्यक्ति का जिसे इंचार्ज के तौर पर नियुक्त किया गया था, जो कि पॉलिटिकल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कश्मीर के सुलह के लिए बातचीत करने को तैयार था? कहां है वो तमाम मैकेनिज्म? ये सब कुछ गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस पर रोशनी डालें। रमजान का पाक महीना और सीज फायर के फैसले के बाद पीएम मोदी का कश्मीर दौरा, जाहिर है इसके पीछे मकसद एक ही है, घाटी के उस तबके को सकारात्मक संदेश देना जो हमेशा तनाव में रहता है। पीएम जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा में रमजान की शुरुआत में ही कुछ बड़ी सौगातें भी शामिल हैं। पीएम कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए नए रोपवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 1000 मेगावाट की क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर के सदा एक शिकायत रहती थी कि क्षेत्रीय असंतुलन की, रीजनल इम्बैलेंस की, भेदभाव की। जम्मू कह रहा था कि कश्मीर को ज्यादा मिलता है, लद्दाख कहता है कि हमारा हिस्सा कम हो जाता है। पिछले 4 वर्षों में मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि तीनों हिस्सों में विकास कार्यों पर एक समान ध्यान दिया जाए, एक समान वितरण हो, एक समान राशि निर्धारित की जाए। पीएम मोदी ने 2 दिन का वक्त निकाला है ताकि वो सूबे के हर तबके के लोगों के साथ जुड़ सके, उनके मन की बात सुन सके। उधर ऐसे हर मौके की तरह अलगाववादियों के खेमे में खलबली मची है।
आवाम का कनेक्शन जो पीएम मोदी के साथ बढ़ता है, वतन के दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। इस बार भी वो पीएम की कश्मीर यात्रा का विरोध कर रहे हैं। सूबे की महबूबा मुफ्ती सरकार की अपील पर केंद्र सरकार ने रमजान के मौके पर जम्मू कश्मीर में सीज फायर का बड़ा फैसला लिया है। कोशिश तो यही है कि कश्मीरियों के जहन में बैठी गलतफहमियों को दूर किया जाए, और यही बात अलगाववादियों को खटक भी रही है। विरोधियों की नापाक प्लानिंग को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा टीम ने राज्य की तमाम सैन्य ठिकानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। The visit of Honorable Prime Minister is extremely important for us, and we have made adequate security arrangements in consultation with the Jammu Kashmir Police and the other security forces. We had arranged in such a way that additional companies will be deployed on the route and the place where the function will take place. जाहिर है ऐसे समय में जबकि सीमा पार से रोजाना साजिशें रची जा रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, पीएम की जम्मू कश्मीर यात्रा सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ा चैलेंज है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी हादसे की, जहां लापरवाही हर तरीके से सामने आ रही है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वाराणसी में जो पुल गिरा था उसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस नक्शे और जिस डिजाइन पर पुल का निर्माण हो रहा था, वो डिजाइन और नक्शा ही अवैध या गलत था। सवाल यह उठता है कि 2015 में इस पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी की सरकार को 1 साल हो चुके हैं सत्ता संभाले हुए। क्या किसी भी व्यक्ति ने पीडब्ल्यूडी में इस पूरे पुल के डिजाइन पर कभी कोई निगाह डाली ही नहीं? और अगर डाली नहीं तो क्या यह अपने आप में कोई भ्रष्टाचार से कम है? क्या यह लापरवाही है या भ्रष्टाचार है? कई बार आंख मूंदने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है, लापरवाही नहीं। उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की भ्रष्टाचार या यूं कहें कि लापरवाही, जो कि दरअसल भ्रष्टाचार की ही एक और दूसरे अंग के तौर पर देखी जा सकती है, उस पर कुछ तो करें, कुछ तो कीजिए साहब। वाराणसी में जिस पुल के टूटने से करीब 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई, जिस हादसे ने काशी को क्योटो बनाने की तैयारियों की पोल खोल दी, वो दर्दनाक हादसा टल सकता था अगर चंद सरकारी अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती, अगर पुल निर्माण के हर कदम पर नियमों की अनदेखी नहीं की गई होती और अगर सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया होता। वाराणसी के कैंट इलाके में हुए इस हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी ने सीएम योगी को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक पिलर पर ढाली गई बीम को क्रॉस बीम से टाई नहीं किया गया था। बीम ढालने में इस्तेमाल सीमेंट बालू का अनुपात भी सही नहीं था। मटेरियल की जांच सक्षम अधिकारियों से भी नहीं कराई गई थी। पुल निर्माण से पहले इसका डिजाइन भी पास नहीं कराया गया था। वाराणसी के कैंट इलाके में जो फ्लाईओवर का बीम गिरा, उसका छड़ सामने आया है और यहाँ पर लगातार जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये छड़ कितनी कमजोर है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये छड़ कितनी पतली है और सीमेंट की मानक क्या है। देखिए, हाथ से ही खुरचने पर ये सामने आ जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या मानक के अनुसार इस पूरे बीम को नहीं बनाया गया था? हालांकि सेतु निगम के निलंबित प्रोजेक्ट मैनेजर ने लापरवाही से इनकार कर दिया और कुछ दिन पहले आए तूफान को हादसे की वजह बता दिया। कोई ना कोई चीज तो घटी होगी तभी गिर है ना। मगर ये है कि ब्रिज बनाने का तरीका तो यही है। आपने बापतपुर एयरपोर्ट का देखा होगा, वहाँ भी बीम ऐसी रखी जाती है। नहीं, लापरवाही की बात नहीं होती है। देखिए, हवा आ रही है, हवा चल रही है, क्या उसके वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया है जो आपको मालूम नहीं पड़ता है ना। वहीं जांच टीम ने राज्य सेतु निगम के 7 अधिकारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद वाराणसी क्राइम ब्रांच की टीम सेतु निगम के ऑफिस पहुंची, जहां निलंबित और आरोपी अधिकारियों से पूछताछ की गई। परियोजना से जुड़े जो सुरक्षा मानक संबंधी दस्तावेज हैं, कौन कौन लोग इस परियोजना से जुड़े, जिनका उनका क्या काम है, मौके पे क्या उनको देखना है, कौन इसको पर डे इंस्पेक्शन कौन करता है, टेक्निकल एक्सपर्ट को कौन देखता है, इन सारे बिंदुओं पे मैंने इनसे सूचना मांगी है। जैसे सूचना मिल जाती है हम आगे कर रहे हैं। जांच समिति ने सेतु निगम के साथ साथ जिला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि मौके पर ना कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही डाइवर्जन रूट तैयार किया गया था, जिससे हादसे के बाद राहत बचाव कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रैफिक विभाग इसका ठीकरा भी सेतु निगम पर फोड़ रहा है। एक FIR ये ब्रिज कॉरपोरेशन के खिलाफ हुई थी, क्योंकि हम लोग पिछले जुलाई से इनको आगाह कर रहे थे। पहले मौखिक रूप से इनको कहा गया, फिर दिसंबर से रिटर्न में भी हमने स्टार्ट किया।
लापरवाहियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस हादसे के लिए उनको भी जिम्मेदार ठहराया है जिन्होंने पिछले 2.5-3 महीने के दौरान पुल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद सीएम योगी ने सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए आपको दिखाते हैं दिल वाले दिल्ली के लिए पानी नहीं है साहब, और ये पानी इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में ग्राउंड वाटर सप्लाई न के बराबर है। जमीन के नीचे जो पानी है वो इतना निकाला जा चुका है कि पीने योग्य बचा भी नहीं है। पानी बहुत नीचे चला गया है पानी का स्तर, और ऐसे में हरियाणा से मिलने वाले पानी के अलावा कोई रास्ता या विकल्प दिल्ली वासियों के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर हरियाणा ने पानी देना बंद कर दिया या उसमें कटौती कर दी, जो कि हरियाणा कर रहा है, तो फिर दिल्ली वाले त्राहिमाम करेंगे। अब जरा ये सोचिए कि हरियाणा में खुद ही पानी की कमी है, हरियाणा क्यों अपना पानी दिल्ली वालों के लिए भेजे? क्या ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पर पानी का इंतजाम वो खुद अपने हिसाब से करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें? सत्ता में आए हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हर मौके पर प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी लिखने के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते बड़ा कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है पानी। दरअसल दिल्ली पहले ही जल संकट से जूझ रही है और अब हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली को सप्लाई करने वाले पानी में कटौती कर दी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने पीएम मोदी से गुजारिश की, प्रधानमंत्री जी, हरियाणा सरकार को दिल्ली में पानी सप्लाई करने के लिए मनाया जाए। हरियाणा उतना पानी सप्लाई करता रहे जितना 22 साल से कर रहा है। हरियाणा के पानी कम भेजने से चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित होगा। इससे एनडीएमसी के वीआईपी इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित होगी, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और कई देशों के दूतावास भी शामिल हैं। दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पिछले कई साल से पानी को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत ने हरियाणा को आदेश दिया है कि 21 मई तक दिल्ली को पानी की सप्लाई पहले की तरह करते रहें। हरियाणा सरकार ने भी पानी की सप्लाई में कमी नहीं करने की अंडरटेकिंग कोर्ट में दी थी, लेकिन अचानक वाटर सप्लाई कम कर दी। इस बीच बढ़ती गर्मी के साथ पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे 21 मई भी नजदीक आ रही है, जिसके बाद क्या होगा ये सोचकर दिल्ली वालों के साथ साथ सीएम केजरीवाल के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई। टीम न्यूज नेशन। पिछले तकरीबन 15-20 दिनों में हमने हिंदुस्तान के कोने कोने में आंधी और तूफान के बवंडर को बड़े पैमाने पर देखा है, लेकिन क्या आप वो देख सकते हैं जो यूरोप में देखने को मिला है? यूरोप में टोर्नाडो के कहर से अस्त व्यस्त हो गई जिंदगी। जर्मनी में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बवंडर उठा है, जिसने रास्ते में जो कुछ मिला उसे हवा में ऐसे उड़ाया कि देखते बनता है। देखिए बवंडर की ये तस्वीरें और शुक्र मनाइए कि ये हिंदुस्तान की तस्वीरें नहीं हैं। हवाओं का ऐसा चक्रव्यूह जिसकी रफ्तार काल है, जिसके गिरफ्त में जो आया वो तिनके की तरह उड़ गया। 200 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस काल से जर्मनी ही उठा। पिछले हफ्ते से बवंडर के कहर से लोग बेहाल हैं। सबसे ज्यादा कहर पश्चिमी जर्मनी के इलाकों में देखा जा रहा है, जहां कब कौन से इलाके से बवंडर दस्तक दे दे अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इस तस्वीर को देखिए, हाईवे पर गाड़ियां गुजर रही थी और जैसे ही सामने बवंडर दिखा, चारों ओर चीख पुकार मच गई। एक झटके में ही गाड़ियां विनाश के बवंडर की गिरफ्त में आ गई। ऐसे लगा मानो धरती ही कांप उठी। पश्चिमी जर्मनी के कई इलाकों में इसी तरह के टॉर्नेडो का तांडव साफ नजर आ रहा है। एक वक्त में बवंडर तो यहाँ से गुजर जाता है, लेकिन इसके बाद इलाकों की क्या सूरत हो जाती है ये तस्वीरें देखिए। गाड़ियां अटकी हुई हैं, आशियाने टूटे हुए। बवंडर के आगे पूरा सिस्टम डीरेल नजर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है। टीम न्यूज नेशन।